हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, मेरा नाम संजीव सैनी है और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए एक इससे पहले ज्योमेट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक वीडियो पहले आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं अब कंप्लीट करा रहा हूं। क्योंकि एक ही वीडियो अगर मैं लाता तो वो 2 घंटे की हो जाती, इससे बहुत लंबी, लोग इरिटेट हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से भी, इसलिए थोड़ी छोटी छोटी वीडियो देखना ही ठीक है। तो दोस्तों कुछ सवाल अब रह गए थे, इसलिए मैं आज उन सवालों को कंप्लीट कराना चाहता हूं। वही कि एक सवाल के साथ मैं आपको काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिस तरह से मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताए थे। वो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, ज्योमेट्री भी कुछ अच्छी लगती है। क्योंकि ज्योमेट्री से लोग दूर भागते हैं, लेकिन अब आप इससे दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, आपको ये अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले सवाल की ओर चलता हूँ कि पहला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों, ये है। तो दोस्तों हमारा ये पहला सवाल है, इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए, इसमें दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि एक असमांतर चतुर्भुज, मतलब कि सारी भुजाएं समान नहीं है लेकिन वो चतुर्भुज है, असमांतर चतुर्भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के बिंदु हैं। दोस्तों हमसे कहा गया है इसके अंदर, जैसे कि एक हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के एक चतुर्भुज ले लिया, ठीक है, एक चतुर्भुज ले लिया, और हमसे इसमें का ABCD है, ये क्या है, A B C और D है, ठीक है, ABCD है ये। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, ABCD। यदि एक असमांतर चतुर्भुज ABCD में अनुप्रस्थ E, ये वाला A, यहाँ पर इसका E जो है ना, AB का मध्य बिंदु है, और F ये CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि EF की लंबाई बतानी है, EF की लंबाई, ये वाली ये लंबाई बतानी है हमें, ये कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, या तो इस तरीके से बन के आ जाए जैसे ये मैंने चित्र बनाया, या तो इस तरीके से बन के आ जाए, या एक तरीका और होता है जैसे कि ये, अगर ये ऐसे होता है A B C D, ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु ये, F का मध्य बिंदु ये F और ये E, या ऐसे बन के आ जाए। तो दोस्तों हमें से ये कैसे होता है, देखो, हमें अगर बीच वाली लाइन निकालनी हो तो बीच वाली लाइन जैसे कि EF बराबर होती है इसका योग BC प्लस इसका योग AD बटे 2, ये होता है दोस्तों, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। कैसे, अब ऊपर वाले में दिखाता हूँ, जैसे कि मैं पहले इसको मिटा दूँ, कैसे ऊपर वाला कैसे करा है वो भी आपको मैं ठीक से समझा दूँ। दोस्तों ये थ्योरम होती है, कहीं आप ये समझो कि बिना थ्योरम के सवाल है, ये भी एक थ्योरम होती है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें हमसे कहा गया है तो EF का मान बताना है, तो इसमें EF कितना हो जाएगा, EF मतलब इन दोनों का योग AB प्लस इन दोनों का योग D और C था ना, हाँ, DC अपॉन 2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है। ये एक थ्योरम होती है, जब भी हमें बीच वाली लाइन निकालनी हो तो दोनों का योग करके उसका आधा कर दो। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये है, एक सप्तभुज तथा समद्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात। दोस्तों इस तरह का सवाल मैंने आपको कल भी समझाया था कि आंतरिक कोणों का हमें माप निकालना हो तो एक सूत्र होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वो होता क्या है, जैसे कि ये होता था 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये तो होता था कुल आंतरिक कोणों का योग, यदि हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालेंगे तो n से भाग करते थे, ठीक है, ये था। तो दोस्तों इसी चीज़ पे मैं ये सवाल कराने जा रहा हूँ, जैसे कि सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज, मतलब सप्तभुज का मतलब 7 भुजा वाला, 7 भुजा मतलब n बराबर 7, और द्वादश भुज मतलब 12 भुजा वाला, ठीक है। तो जब हम 7 भुजा वाला निकालेंगे तो 7 दूनी 14 -4 इंटू 90 डिग्री बटे 7, ठीक है। अब हमने निकाला द्वादश वाला, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। अनुपात में फिर हमने क्या करा,
12 दूनी 2 10 है ना, 12 दूनी 24, 24 में से 4 गए 20 गुणा 90/12। ठीक है, 90 से हमने 90 काटा, ये इस वाले 14 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया। तो अब कितना बचा, 1/7 इंटू 12/2 ये बचा। तो 2 छिक्का 12, तो कुल मिला के हमारा बचा 6/7। यही तो आंसर दिया है, 6/7। इसका हमें रेशियो निकालना था दोस्तों, किसी भी तरह से सूत्र में रख के हमें इसका रेशियो निकालना था। तो ये सवाल इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। इजी था क्योंकि बस इसमें हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है और कुछ नहीं किया है। आंतरिक कोणों का योग पूछे तो हमें ऊपर वाला लगाना है, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग पूछे तो हमें ये n से भाग करनी है। ठीक है, यही था इस सवाल में। अब जैसे कि दोस्तों ये सवाल है, इस तरह के सवाल ही मैंने आपको कल भी कराए थे। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये रेलवे जो है ना, ये बार बार शिफ्टों में सवालों को रिपीट करता जाता है। तो ये रिपीटेड सवाल है, लेकिन बस संख्या चेंज है, सबकी संख्या चेंज है। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ए बी जो है हमारा ये 9 है। ठीक है, और बी डी हमारा 3 है। डी ये निकालना है। तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, DE² बराबर DA इंटू DB। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो DA कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 गुणा, और हमारा DB कितना हो जाएगा, DB या BD कितना दिया मैं 3। ठीक है, तो 12 3 36। तो अब DE का मान कितना हो जाएगा हमारा, D का मान हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इतना सा इजी सा सवाल था। बस इस थ्योरम को दोस्तों याद जरूर रखना, कहीं आप भूल जाओ कि एक स्पर्श रेखा होती है और एक छेदन रेखा होती है, आपस में D किसी बिंदु पर मिलती है, चाहे वो D हो या P हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों जैसे दी गई आकृति में AOB, एक सेकेंड रुकना दोस्तों ज़रा। देखिए इसमें दिया है दी गई आकृति में AOB। दोस्तों इस तरह का सवाल शायद मैंने आपको कल कराया था, चलो फिर से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दी गई आकृति में AOB, देखो AOB एक रेखा है और AOC हमें 67 दिया है। तो BOC का द्विभाजक मैंने आपको बताया था कि बीच में से जाता है, 2 भागों में कर देता है, प्रत्येक कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है द्विभाजक। ठीक है, BOD B ये वाला दिया हमें, ये BOD का मान हमें बताना है। ठीक है, हमें ये वाला मान बताना है, ये कितना होगा का मान बताना है। और BOC का द्विभाजक OD है, BOC का द्विभाजक ये हमारा OD है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि एक ही लाइन मतलब कि रेखित युग्म से एक ही लाइन पर बने सभी कोणों का मान, चाहे वो कैसे कितने भी हों, सबका मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से इसी सवाल में भी यही करेंगे। देखो जब ये हमने पूरा ऐसा कर दिया, ठीक है, अब ये हमें C दिया है, ये B दिया है, इसका द्विभाजक ये D है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 67 + 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तब 2 थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 67 घटाएंगे 180 में से, तो 10 में से 7 गए 3 और 17 में से 6 गए 11, तो 2 से काटेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 56.5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 56.5। बस दोस्तों इतना करा है, ये थ्योरम लगी है कि रेखिक युग्म वाली थ्योरम लगी है और कुछ नहीं लगा इस सवाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वैसे ये सवाल मैंने कल कराया था। तो दोस्तों एक ही सवाल है, जो देखिए इस सवाल को भी देख लीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में हमें क्या कहा गया, देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु हैं। देखो एक त्रिभुज बनाया मैंने, जैसे कि एक त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, ये ABC में AB और AC पर 2 बिंदु हैं। इस पर D है
इस पर ई है। ऐसे बिंदु है जिसमें डी ई बी सी के समांतर है। ये जो डी ई है ये दोनों आपस में समानांतर हैं, बराबर नहीं है दोस्तों, समानांतर हैं। समानांतर का मतलब होता है एक ही ये ऐसे चल रही है सीधी, तो ये भी ऐसे चल रही है। और समांतर वाली मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी कि दो समांतर रेखाओं का ऐसे एक तिर्यक रेखा काट देती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, आंतरिक अंतः कोण बराबर होते हैं, ये सब बताई थी ना कल। तो ये उसी टाइप की थ्योरम होती है। अभी इसमें भी बताऊँगा आपको वो कैसे होगी। देखिए यदि ए डी हमारा 2 है, यदि हमारा ए डी 2 है और बी डी हमारा 3 है, ये बी डी हमारा 3 है, तो हमें ये दिया है त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का मान क्या होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब ये दो रेखा समानांतर हैं, यदि मैं यहाँ से एक रेखा और खींच दूँ ऐसे करके बीच में से काटने वाली, तो दोस्तों देखिए तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा मत करिए आप, एक बार बताइए, रुक जाइए, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा मिटाऊँ। देखिए ये दो रेखा समानांतर हैं, तो जो कोण दोस्तों हमारा ये होगा, जो कोण हमारा जैसे ये थीटा है तो ये संगत कोण से ये थीटा होगा। जो कोण हमारा ये होगा जैसे कि ये फाई है तो ये भी हमारा फाई होगा। और तीसरा कोण हमारा ये ए जो है ये तो दोनों में कॉमन है, किसमें, ए डी ई में, ए बी सी में। ठीक है, तो ये जब तीनों कोण समान होते हैं तो हमारे जो त्रिभुज होता है, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज ए डी ई का। कब होता है, जब हमारे तीनों कोण समानांतर होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अब बस इतनी ही थ्योरम थी, ये जितना मुझे समझाना था। अब मैं आपको इसके अंदर ये क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। दोस्तों जब दो त्रिभुज समान होते हैं, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के। अब भुजा कौन कौन सी दे रखी है हमें, ए बी सी की भुजा हो गई हमारी ए से बी, कितनी हो गई, ए से बी तक हमारी 3 और 2 5, 5 बटे 5 का स्क्वायर मतलब, और ए डी ई का स्क्वायर हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर। तो एक थ्योरम होती है, जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के, उनकी जो भुजाएं होती हैं उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या फिर उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात होता है। मतलब ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो। ठीक है, कई सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर यहाँ पर हमें ऊंचाई दे रखी होती तो हम ऊंचाई के वर्ग के अनुपात करते, और यदि हमें यहाँ माध्यिका दे रखी होती तो माध्यिकाओं की, दोनों की माध्यिकाओं का वर्ग का अनुपात करते। लेकिन हमें यहाँ भुजा दे रखी है 2 और 3, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 25/4। ठीक है, 25/4 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ए डी ई बटे ए बी सी, और हमने क्या निकाला है, ए बी सी और ए डी ई ये निकाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/25। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने देखो बहुत सही से बताया है। त्रिभुज समरूप का भी बता दिया, समरूप कैसे होते हैं, और ये भी बता दिया कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों इसमें इतना ही था सवाल में, बाकी ये सवाल हो गया है। अब दोस्तों ये सवाल आया दोस्तों, जैसे अब एक विकर्ण वाला सवाल आ गया। शायद मैंने आपको कल भी बताया हो विकर्ण वाला सवाल। जब दोस्तों हमें किसी सम बहुभुज हो या कैसा भी बहुभुज हो, एक से ज़्यादा जिसकी भुजाएं हो किसी त्रिभुज की या चतुर्भुज की, तो वो हमारा बहुभुज में आ जाता है। ठीक है, तो जब भुजाओं के समभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी हो, हमें विकर्णों की संख्या निकालनी हो, तो सूत्र होता है n-3/2। ये याद रख लेना दोस्तों, जब विकर्णों की संख्या, किसी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो एक सूत्र होता है n × n-3/2। तो हम निकालेंगे n कितना दिया है हमें, 26, और n-3 26 में से 3 के कितने बचे, 23/2। तो 2 से काटा हमने 13 बार में, 13 × 39, 13 दूनी 26 और 3 29। तो कितने हो गए, कितने विकर्णों की संख्या, 299। आंसर आ गया 299। ठीक है, बस इस सूत्र को याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। अब जैसे कि ये है एक वृत्त का व्यास AD और एक चाप AD है। दोस्तों देखो, जब हम हाई स्कूल में थे
तो हम चाप लगाते थे, प्रकार यहाँ रख के एक ऐसे चाप लगाते थे, है ना, चाप लगाते थे। तो चांदे से एक लाइन ऐसी खींचते थे, तो ये वही चाप, ये उसी चाप की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी करके बताऊँगा कि जब चाप दे तो क्या करते हैं। जैसे एक वृत्त है दोस्तों, मैंने एक वृत्त बना रहा हूँ, दोस्तों जैसे ये एक वृत्त है, इसमें एक व्यास दे रखा है, जैसे ये केंद्र है इसका, ये व्यास दे रखा है हमें ए और डी, ए डी व्यास दे रखा है। चाप हमें ए बी दे रखा है, चाप जैसे कि यहाँ से ये तो चाप तो दोस्तों हमारा ये हो गया, जैसे ये घूमी हुई है ना गोले क्या करती है, ये घूमी हुई जो है ये तो चाप हो गया। तो हमें जो चाप दे रखा है यहाँ से ये ए बी दे रखा है, ए बी, ठीक है, ए बी दे रखा है। और हमसे क्या कहा गया है, ये ए बी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की ए बी की जो लंबाई है ये 30 है, ठीक है, ये 30 दे रखी है यहाँ पर। तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी कितनी है, तो इस वृत्त के केंद्र से दोस्तों आप ऐसा मत करना कि वृत्त के केंद्र से हम यहाँ की इसकी दूरी माप दें, इसकी दूरी, ये दूरी नहीं है। वृत्त के केंद्र से ए बी की जो दूरी होगी वो ये होगी, ये बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, ये दूरी होगी बीचों बीच में। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब ये ए डी हमारा व्यास जो है ये 34 है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 17, और ये भी 17 हो जाएगी। जब ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो ये निकालनी है, जब हम किसी केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाला तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसको बराबर भागों में बांट देगा, क्योंकि लंब जो होता है वो बराबर भागों में बांट देता है, वो भी आधा आधा कर देता है एक भुजा को। तो ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये 30 है, और ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी जब एक समकोण चतुर्भुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है तो ट्रिपलेट होता है हमारे। एक होता है हमारा 8, 15, 17 बताया था कल मैंने आपको, 8, 15, 17। एक बताया था मैंने 5, 12, 13। एक बताया था मैंने 3, 4, 5। इस तरह के ट्रिपलेट बताए थे, ठीक है, मैंने कल। तो ये उनमें ये 8, 15, 17 वाला ट्रिपलेट बन रहा है समकोण त्रिभुज। देखो ये 90 डिग्री तो है, ये हमने लंब डाला तो ये 17 है, ये 15 है, तो ये 8 होगा ना, होगा 8, 8, 15, 17 ट्रिपलेट बन गया। तो हमारी दूरी कितनी आ गई, 8 आ गई। इसलिए दोस्तों मैंने ये बताया आपको, इतनी इजी तरीके से बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ट्रिपलेट बन रहा है ये, वरना आप इसको सॉल्व करते रहते, आपका दिमाग हिल जाता और पूरा टाइम ख़राब हो जाता आपका, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसको निकालने का, बहुत अच्छा तरीका है, और ये इसका आंसर 8 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैसे दोस्तों एक साधारण अष्टकोण मतलब कि ऑक्टागन का मतलब होता है जो इसकी 8 भुजाएं हों, के आंतरिक कोण का योग क्या होगा। दोस्तों हमसे सिर्फ इसमें आंतरिक कोण का योग पूछा है। आंतरिक कोण का योग मतलब कि 2n-4 × 90 डिग्री, हमसे इसका मान निकालना है। तो ऑक्टागन है ये, मतलब कि 8 दूनी 16, 16 - 4 × 90 डिग्री, 16 में से 4 के कितने बचे, 12 × 90 डिग्री, तो 12 निम्मा 108, कितने हो गए, 1080। बस यही निकालना था, 1080 आंसर आ गया। अब दोस्तों 1080 आ गया, ठीक है, इसका आंसर। अब दोस्तों ये क्या सवाल क्या है, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण। अब दोस्तों एक बात बताइए, जो अभी हमने निकाला था सवाल में 1080 निकाला था कुल योग हमने 1080 निकाला था, उसका कुल योग। हमने इसमें पूछा हमने प्रत्येक आंतरिक कोण। जब प्रत्येक आंतरिक कोण निकालते हैं तो कोण जो होता है n की भाग कर देते हैं, कितना है, अष्टभुज 8 की भाग कर देंगे, 8 की भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 8 × 8, 2 इधर गया, 8 × 3 = 24, 4 इधर गया, 8 × 5 = 40। इसका आंसर हमारा 135 आएगा। दोस्तों ये सवाल निकाला था मैंने, इसमें तो दे रखा था हमें कुल योग कितना होगा, वो निकले 1080। लेकिन हमसे पूछा प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान इसमें पूछा है, तो हमने 1080 की 8 से भाग कर दी, तो इसका आंसर 135 आएगा। मुझे दोबारा करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, पिछले वाले सवाल से ही हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल ये है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं और चौथे कोण का मान 150 दे रखा है। अब दोस्तों आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है। अब हमें 3 दे रखे हैं समान हैं, मतलब कि 3 तो दे रखे हैं समान, मतलब 3 थीटा, और 1 दे रखा है हमें 150, तो बराबर कितने को हो जाएगा ये टोटल 360 के। अब 150 360 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 थीटा बराबर
कितना बचेगा, 150 जाएंगे तो 0 और 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 बचेगा। 3 से काट देंगे तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 70। तो हमारा जो प्रत्येक का मान हो जाएगा, बाकी के जो कौन से समान उनका मान 70 हो जाएगा। आंसर आ गया 70। आसान था सवाल दोस्तों, ग्रुप डी में इसी तरह का सवाल आते हैं, ज़्यादा इतने हार्ड भी नहीं आते। और जो ज्योमेट्री के जो चित्र वाले सवाल होते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी इनमें सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 है। अब दोस्तों हमें तो दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो मतलब कि एक तो 90 डिग्री है, एक हमारा 62 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का मान कितना होगा। अब आप खुद सोचिए, 90 डिग्री और 62 डिग्री कितना हो गया, 2, 9 और 6 15, 152 तो यही हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180, तो हमारा बाकी का बचा कितना 152, 8 और 20 मतलब 28 बचा, तो इसका आंसर आ गया हमारा 28। तीसरा कोण जो होगा हमारा 28 होगा। ठीक है, बस इस तरह का ये सवाल था। बस इसमें ये हमें समकोण त्रिभुज तो दे ही रखा है, ये इसे जोड़ा और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, तो हमने घटा दिया 180 में से 152 को, 28 बचा। अब दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, इन सवालों पर थोड़ा ध्यान दिया करो दोस्तों, क्योंकि चित्र वाले सवाल होते हैं ना, लोगों को उलझा देते हैं कि किस तरह का होगा, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा समान हो। यदि इसकी A है, इसकी A है, इसकी A, मतलब सभी भुजा समान होंगी और समबाहु त्रिभुज की पहचान हो, सभी भुजा समान होंगी और प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री का होता है। ये समबाहु त्रिभुज की हमारी पहचान होती है। ठीक है, इसमें हमें यही दे रखा है, लेकिन इसमें हमें भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की। थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से और दिख जाएगा। देखो, ये समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा दे रखी है 8, तो ये भी 8 होगी दोस्तों और ये भी 8 होगी। ठीक है, अब हमें इसमें दे रखा है AE भुजा की लंबाई जो है हमें 20 दे रखी है। ये जो AE दे रखा है ना, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो AE दे रखा है ये गया इधर को, ये AE जो दे रखा है हमें, ये दे रखी है हमें 20, लेकिन हमें 8 तो यहीं तक हो गई, तो बाकी कितनी बची हमारी, बाकी बची हमारी 12। ठीक है, बाकी हमारी 12 बची, ये इतनी बची 12 हो गई। अब हमसे इसमें कहा क्या गया है, DB की लंबाई पूछनी है हमें, DB की। D का मतलब ये वाली, ये और ये DB की लंबाई पूछी है हमसे। तो दोस्तों आपको मैं अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आपको कल भी बताई थी दूसरी वीडियो में। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि जब हमारा ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो भुजा होती है वो होती है 2A, और यहाँ हमारा होता है हमारा 30 डिग्री, इसके सामने भुजा होती है A, यहाँ होता है हमारा 60 डिग्री, इसके सामने भुजा होती है हमारी क्या होती है A√3, A√3 इसके सामने भुजा होती है। ठीक है, ये याद रखना आपको, 30 के सामने A बनता है तो 60 के सामने A√3 बनेगा और 90 के सामने 2A। तो दोस्तों हमारा ये 90 डिग्री तो है, D जो कोण दे रखा है 90 डिग्री देखा है, 90 डिग्री का मतलब 2A बराबर हमें दे रखा है 12, तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6, A बराबर हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो CD हो गया हमारा 6 हो गया, और हमारा ये CD ये तो हमारा 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा हमारा 6√3। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, BD की लंबाई पूछिए, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, तो 14 उसकी लंबाई हो गई BD की। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। समबाहु त्रिभुज दे रखा था, भुजा 8 दे रखी थी, 8 ये हो गई हमारी, बाकी बची हमारी 20 में से 8 गए तो 12 बची। अब 12 को मैंने ऐसे हल किया कि 2A बराबर 12 करा, A का मान 6 निकाला, तो 6 हमारा A का मान 6 निकल गया, और बाकी जो 60 डिग्री के सामने भुजा होती है वो होती है हमारी A√3, तो हमारा ये निकल गया 6√3। तो आंसर कितना आ गया, 8 और 6 कितना आ गया हमारा 14 आंसर आ गया। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा ये सवाल कैसे करा है। दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये सवाल कैसे होगा, एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण के 3। दोस्तों इन सवालों में लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इस सवाल को ज़रा ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, एक कोण का संपूरक, दोस्तों संपूरक किसे कहते हैं, संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कि अगर एक कोण हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 180 माइनस थीटा होगा, ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। और हमारा पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि एक कोण हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ये दिया है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। अब हमसे इसमें क्या कहा गया है
एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक मतलब कि 180 माइनस थीटा, एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से, उसके पूरक मतलब कि ये पूरक के 3 गुना से, पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। जब ये 15 अधिक है तो हम बराबर करने के लिए इधर 15 जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह याद रखना, ये अधिक और कम वाला इसी तरह से ध्यान रखा करो। 15 अधिक है तो कोण का मान क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा बराबर 9 या 27 माइनस के 3 थीटा प्लस के 15, ये आया। दोस्तों मैं ऊपर का भी ये मिटा दूँ, ये किसी काम का नहीं है। तो ये आया दोस्तों हमारा। तो हमने क्या करा, 3 थीटा में से थीटा को घटाएंगे तो हमारा 3 थीटा इधर आके हो जाएगा, हमारा 2 थीटा बन जाएगा। 2 थीटा बराबर जब 180 270 में से जाएंगे, जैसे 270 में से 180 गए तो कितना बचेगा हमारा 0 और 1 इधर गया, 17 में से 8 गए 9 बचेगा, हाँ 9 बचेगा, ठीक है। और बचा हुआ कितना है हमारा, बचा हुआ है हमारा 15 प्लस के 15, ठीक है, ये हो गया। तो 90 और 15 कितना हो गया हमारे 105 हो गया। तो 2 थीटा का मान हमारा 105 आ गया। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 52.5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 52.5। इस तरह का ये सवाल था। देखो दोस्तों धीरे धीरे समझाया है, कैलकुलेशन करनी थी बस और कुछ नहीं था, सवाल हमारा हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का मान 125 और 35 है और 2 अन्य कोण बराबर हैं। दोस्तों वही आ गया पिछली बार की तरह कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है। 2 हमें दे रखे हैं और 2 बराबर हैं, तो कितना हो गया 2 थीटा प्लस 125 और 35 कितना हो गए, 125 में 5 जोड़े कितने हो गए 130 और 30 160 बराबर हमें दे रखा है दोस्तों 360। जब तो 2 थीटा बराबर 160 360 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 200, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100। ये आ गया हमारा दोस्तों थीटा बराबर हमारा 100। ये समान कोणों का मान ज्ञात करना है तो समान कोण हमारा 100 आ गया, 100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा सवाल है अब, एक ये सवाल है, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है, चौथे कोण का मान क्या होगा। चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 है। 3 का मान दोस्तों 82 है, मतलब कि 3 हमारे 82 हैं, मतलब 82 गुणा 3 तो 82 हैं। तो चौथा कोण क्या होगा, चौथे को हमने थीटा मान लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 डिग्री होता है। देखो दोस्तों संख्या बदल के हर एक शिफ्ट में देखो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ग्रुप डी में यही होता है, रेलवे में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर हम ठीक से तैयारी करें तो, ठीक है। बस आप दोस्तों बस मेरी ये वीडियो देखते रहना, जो मैं प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूँ आपके भी बहुत काम आएगा और ये मेरी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं आपको बताऊँगा तो मुझे भी उस सवाल की नॉलेज होती जाएगी और ज़्यादा, जितनी मुझे पता है और उससे ज़्यादा याद होते जाएंगे मुझे वो सवाल के तरीके। इसलिए ये जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ ये कोई फालतू की वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो देखना एक बार, जब आपको समझ में आए तब आपको इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता चल जाएं। क्योंकि मुझे पता है ग्रुप डी की पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने करे होंगे, लेकिन दोस्तों प्रीवियस ईयर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको सक्सेस दिला सकती है एग्ज़ाम के अंदर। प्रीवियस ईयर से बहुत फ़ायदा होता है। मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी लाऊंगा जो साइंस के क्वेश्चन आए थे ना फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के सवाल दोस्तों कोई नहीं करके आता है वहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स के सवाल थोड़े अटपटे से होते हैं। अगर हम इंटर हाई स्कूल में होते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में फिजिक्स के सवाल कौन करता है। लेकिन ग्रुप डी में फिजिक्स के सवाल हर एक शिफ्ट में 1 से 2 आए हैं, हर एक शिफ्ट में, और मैं आपको ये दिखा दूंगा और मैं आपको उनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा किसी एक वीडियो में, उसको भी लेकर आऊँगा मैं। इसलिए मेरी वीडियो को मिस मत करना, उसको पूरा देखना, अच्छे से देखना। तो दोस्तों बाकी अब बात की बात है, अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, नया सवाल बताता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों अभी हाँ ये भी हमें पूरा नहीं किया है। देखिए 82 हमें दे रखा है हमें, 3 समान कोण है, चौथा हमारा थीटा हो गया। तो 3 दूनी 6 8 3 24, 3 दूनी 6 8 3 24 246। अब 246 प्लस के थीटा बराबर के 360। अब 360 में से हमने 246 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और बचा 5 में से 4 गए 1,
और 3 में से 2 गए 114, तो हमारा थीटा बराबर दोस्तों 114 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो 114 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल है, ये सवाल देखो पहले की तरह आ गया नहीं, आ गया आप कथन निष्कर्ष जैसा सवाल जिसमें सूचनाएं दी रखी होती हैं, हमें आंसर निकालना होता है। देखिए दोस्तों इस सवाल को कितने आसानी से देखेंगे दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि एक व्रत है, एक व्रत है और व्रत में जो है ना एक परिधि, जैसे कि एक जीवा है, किसी जीवा से परिधि पर बना कोण, जीवा से परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बने कोण का, इस जो केंद्र पर बने केंद्र पर जो बने कोण है उसका ये कोण आधा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर ये 10 है तो ये हमारा 20 होगा। इस तरह से आपको याद रखना। ठीक है, परिधि पर बना कोण, परिधि जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी जीवा पर बना, किसी जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का, मतलब परिधि पर जो कोण बना है केंद्र का कोण उसका दुगना होता है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं। बस इतना है कि केंद्र पर जो बना कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। अब दोस्तों यही थ्योरम थी जो आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। हमने पहली जानकारी ली, इसमें पहली वाली जानकारी हमसे पूछा इसमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि 30 ऊपर दे रखा है तो 30 का डबल 60 हो जाएगा, मतलब कि हमारा थीटा का मान 60 आ जाएगा अगर हम पहली सूचना को लेके चलें तो। ठीक है, पहली से हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन हम अब दूसरी को देखते हैं। क्या दूसरी में थीटा का मान हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, नहीं निकाल सकते। कैसे? अब 0 के बड़ा दे रखा है और 90 डिग्री छोटा दे रखा है। यार 0 से बड़े तो कितनी संख्या होती हैं, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है कोण। अब जरूरी हमें निश्चित थोड़ी हम कौन सा कोण लेंगे, इसका मतलब हमें 2 से तो आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, हमें ना तो दोनों का मिक्स करके मिलेगा, हम केवल एक से ही आंसर निकाल सकते हैं पहले से ही, इसलिए हमें केवल एक पर्याप्त दिया है। ठीक है, क्योंकि दूसरे से तो हम निकाल ही नहीं सकते, दूसरे में तो कोई दिया ही नहीं है, समझ लो। बस 0 से बड़ा दे दिया, 90 से छोटा दे दिया, हम थीटा का मान निकाल नहीं सकते, बस एक से निकाल सकते हैं हम आंसर, तो हमने एक आंसर लगा दिया। अब नेक्स्ट सवाल ये है। तो दोस्तों देखिए ये एक सवाल है, इसको देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये किस तरह से सवाल होगा मैं आपको आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का हमें बात कही जाए तो समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लेना दोस्तों अपने दिमाग में। ठीक है, अब 180 तो योग होता है और हमें रेशियो कितना दिया है, 4.4:1 दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 रेशियो हो गया हमारा 5 बराबर हमारा 180 के दिया है। 180 से हमने काटा, 5 3 15, 3 जगह 5 का 30। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा 36 आ गया। अब 1 बराबर हमारा 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों आंतरिक कोण निकालेंगे ना, तो हमें आंतरिक कोण में बड़ा लोचा करना पड़ता है, मतलब बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 2n-4 90 डिग्री 90/n ये होता है। हमें इसमें n का मान रख के बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए ना तो आप आंतरिक कोण से मत करना। मैं आपको एक चीज़ और बताना, जैसे कि त्रिभुज के सभी कोणों का आंतरिक कोणों का योग तो ये होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग पता क्या होता है, बाह्य कोणों का योग होता है हमारे 360। तो आप हमेशा बाह्य कोण पर जाना। अब जैसे दोस्तों हमें एक रेशियो का मान निकल गया 36, मतलब बाह्य कोण हमारा एक ही रेशियो है, तो एक रेशियो का मान हमारा 36 निकल गया, और कुल योग होता है हमारा 360। तो प्रत्येक जब हम भाग कर देंगे, कुल की 1 से भाग कर देंगे, तो हमारी कुल भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 10। तो दोस्तों इस प्रकार से ही सवाल करना है आपको, और फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है कि आप आंतरिक कोण से करने बैठोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो उससे भी जाएगा, आप करके देख लेना उस सूत्र में रख के। जैसे कि 100 वो आया हमारा 36 की 4 से गुणा करके उसमें n का मान रख के देख लेना आप, आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, 10 ही आएगा। लेकिन उससे अच्छा हम यही करेंगे कि बाह्य कोणों का योग हमारा 360 होता है और आंतरिक कोणों के 2n-4 × 90/n होता है। ठीक है, बस इससे यह सवाल कर लेना, आसान होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ही सवाल है दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या दिया है दोस्तों, हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान। तो हमने कथन x देखा, पहला कथन देखा, a b हमें 5 दिया है। क्या हम a b हमें सिर्फ a b 5 दे रखा है, तो क्या हम a b से x का मान निकाल लेंगे? अगर a b दिया है तो हमें b c नहीं दिया, तो b c की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, हम a b से नहीं निकाल सकते, तो a तो रॉन्ग हो गया। अब दूसरा यूज़ करा हमने,
BC हमें 5 दिया है, जैसे हमें BC 5 दिया है, जब हमें BC 5 दे दिया है तो हमें A नहीं दिया। अब BC हमें 5 दिया तो हमें A भी नहीं दिया। अब हम BC से तो x का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हमें 5 यहाँ पता है तो यहाँ पर भी तो कोई संख्या होनी चाहिए थी, तभी तो हमें आंसर मिलता। तो केवल इससे भी नहीं होगा। अब हमने दोनों को कंबाइन करके देखा कि A भी बराबर 5 रखा और BC बराबर भी हमने 5 रखा। अब दोनों को 5 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम समझ गए, अरे यार आप समझ गए कि हाँ, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ना तो केवल 1 से आएगा, ना तो केवल 2 से आएगा, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का ये सवाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती, ये अच्छे सवाल होते हैं, अब ज़्यादा आने लगे हैं, इसलिए इन पर ज़रा ध्यान दे देना। अब दोस्तों ये है 19 भुज में विकर्णों की संख्या। मैंने आपको विकर्णों की संख्या का सूत्र बताया था, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। n-3/2। तो n हमारा 19 दे रखा है, 19 में से 3 गए, कितने बचे हमारे 16/2। तो 2 8 16, 19 8 152। तो हमारे आंसर कितना आ गया 152। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 21 पे। ये सवाल भी अच्छा है। देखो दोस्तों, x/z एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। अब देखो एक त्रिभुज है, मैं एक त्रिभुज बना दूँ, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है हमारा। ठीक है, इसमें हमसे दे रखा है कि ये x जो है, ये x, y और z, ये x जो है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री तो है, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, XY की लंबाई कितनी है? XY की लंबाई हमारी 6 दे रखी है। YZ की लंबाई हमारी, ये देखो YZ की लंबाई हमारी 10 दे रखी है। और यदि त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त, अब हमने एक वृत्त खींचा अंतः, इसकी एक वृत्त खींचा अंतःवृत्त, ये सब भुजा को टच करता है। देखो दोस्तों ये वृत्त है। ठीक है, अब ये अंतःवृत्त की हमें त्रिज्या तो पता ही नहीं, त्रिज्या क्या होगी, तभी तो हम इसका वो निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिज्या तो हमें पता ही नहीं, ये R है। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका डबल कितना होगा 6 8 10। ठीक है, हमें 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भुजा हमारी 8 निकल गई ट्रिपलेट से। अब दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों, याद रखना, A + B - C/2। ठीक है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ये। तो A हमारा कितना दे रखा है, जैसे कि ये A B और ये जो C होता है, ये होता है हमारा कण। 8 और 6 14, 14 में से 10 गए, कितने बचे 4। ठीक है, 8 और 6 14, 14 में से 10 गए 4/2, तो 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो यह आ गया हमारा 2। अब हमसे इसमें क्या कहा गया है? अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि हमें ये निकालना है, अंतःवृत्त वाला जो घिरा क्षेत्रफल है ये नहीं निकालना हमें, ये जो अतिरिक्त क्षेत्रफल बचा है, ये जो फालतू का बचा है, ये वाला पार्ट निकालना है हमें, ये वाला। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं यदि हम समकोण त्रिभुज में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने कहा कि πr² होता है ना, नहीं πr² नहीं, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला पहले तो हमने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई दे रखी है 8, तो कितना आ गया 2 चौक 8 6 चौक 24, इसका तो आ गया हमारा 24। ठीक है, अब हमने निकाला πr² अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो πr², r हमारा क्या आया दोस्तों 2, r हमारा 2 आया था, तो 2 का हमने स्क्वायर करा, कितना आएगा हमारा 4। अब हमसे क्या कहा गया है? इस वाले भाग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा जो कुल निकला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 निकला, और हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया 4π, तो 24 माइनस के 4π हमने घटा दिया, तो बचा कुछ जो निकला वो इसका क्षेत्रफल निकल गया हमारा, ये 24 - 4π। तो ये इसका आंसर है दोस्तों,
आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार से मैं इसको फास्ट तरीके से रिवीजन कर देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या करा है। मैं इसको मिटा दूँ ज़रा पहले। अच्छा सवाल था दोस्तों ये, इसलिए कह रहा हूँ ये कर लेना, ये बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। इसमें ना मैंने ये करा है, जैसे कि हमें त्रिभुज दे रखा था तो ट्रिपलेट से जो है ना, इसमें हमें 10 दे रखा था, ये 6 दे रखा था। ट्रिपलेट से मैंने 8 निकाल दिया और इसमें हमें अंतःवृत्त को क्षेत्रफल को छोड़कर हमें शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा था, इसका 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 और इसका। ठीक है, तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो हमने त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकालने के लिए हमारा क्या होता है, a प्लस बी माइनस के c/2 ये होता है। ए का मतलब होता है जैसे कि आधार लंब माइनस कर्ण बटे 2 ये होता है। तो हमने यहाँ से त्रिज्या निकाली। अब त्रिज्या निकल गई तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाला। और उसके बाद हमने वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया। जब हम वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया तो हमारा जो शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया 24 - 4π। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल था और आपको ये समझ में भी आ गया होगा मैंने क्या कहा था उस सवाल में। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये इसका आखिरी सवाल है। ठीक है, इस पीडीएफ का ये आखिरी सवाल है। बाकी एक पीडीएफ और है इस ज्योमेट्री की, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था 100 से 150 के लगभग सवाल हैं और ये एक बार में पूरे नहीं हो पाएंगे, कम से कम 2-3 वीडियो में ही पूरे हो पाते, इसलिए वो उन सवालों को भी मैं कराऊंगा किस तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों ये क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है हमें, ये सबसे छोटे कोण का मान। दोस्तों क्या बात है, कितना अच्छा सवाल है। नहीं हमें पता है 360 तो होता ही है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब हमें रेशियो में दिया है 4 3 7 5 12 18 दिया, 18 2 36, मतलब कि एक रेशियो का मान जब हमें 20 दिया है तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारा 3। तो 3 से गुणा कर दिए, कितना आ गया 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया 60। तो दोस्तों ये हमारा सवाल था। तो दोस्तों आई होप ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये आपको मेरे कराए हुए सवाल के तरीके या मेरे इकट्ठे किए हुए सवाल का मेथड बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और कमेंट में बताना ज़रूर दोस्तों ये आपको कैसा लगा। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के ऊपर आप लग गए हैं उस पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से सभी एग्ज़ाम होने चालू हो रहे हैं, इसलिए अपनी मेहनत को जो पहले कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर दीजिए। फालतू का इधर उधर का मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कर लीजिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी में काफ़ी लोग सीट लेते भी नहीं हैं, इसलिए इसकी मेरिट ठीक ठाक ही जाएगी, कम ही जाती है, बार इसकी मेरिट डिक्रीज़ होती जाती है, वेटिंग लिस्ट भी लगती है इसमें। इसलिए कोशिश कीजिए कि ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले लें इस बार। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों और शेयर भी कर देना। गुड बाय।